टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में आपको बिहार की राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं, कोई कहता है कि तिलक लगाने वाला इस देश की गुलामी की वजह बना, सारे तिलक लगाने वाले लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे और देश गुलाम हुआ इस तिलक लगाने वाले की वजह से। कोई कह रहा है कि मोहम्मद साहब अद्भुत पुरुष थे, वो ईमानदारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए पैदा लिए थे, ईमानदारी को स्थापित करने के लिए पैदा लिए थे। आखिर वैसे ही ये बोल रहे हैं लोग, क्या इनके बोलने का कोई मतलब है? देखिए, यही समझिए कि नेता चाहे वो मैट्रिक फेल हो, 7वां भी पास नहीं हो, लेकिन जो बोलता है उसका मतलब रहता है। बिना मतलब का वो बोल ही नहीं सकता है। देखिए, वो एक अलग तरीके की विधा है और ये विधा जो है किसी भी विधा से कम जटिल नहीं है। पूरा अनुभव आप उसमें पिरो दीजिए, तब भी आप उस विधा के 5 से 10% समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा तो यही मानना है भाई कि इस पॉलिटिशियन का जोरा नहीं है। बताइए, 140 करोड़ आबादी को एक आदमी टहला दे रहा, फुस का बोल के कुछ से कुछ, मुझे कितना वो दिमागी तौर पर कितना मजबूत होगा। आया भारत तो कहा इंडिया भारत प्रॉब्लम पर कोई चर्चा नहीं होगा, इंडिया इंडिया रहेगा, और आज फिर समिट हुआ तो भारत लिख के डाल दिया। चलिए डिबेट करते रहिए। 140 करोड़ आबादी को चला रहा है ना, उंगली पर नचा रहा है ना, चाहे जैसे नचाए, या जो लोग उसके साथ हैं वो नाच रहे हैं, जो उनके विचारधारा के साथ में नहीं है वो नाच रहे, दोनों नाच रहा है भाई। 140 करोड़ आबादी को नचाए हुए ना, तो बताइए 140 करोड़ आबादी को नचाने वाला एक व्यक्ति वो मानसिक तौर पर कितना मजबूत होगा और कितनी समझदारी उनकी होगी, चाहे वो चाहिए काहे नहीं बेचता हो। इसी तरीके से जगतानंद सिंह का ये बयान तिलक को लेकर जो उन्होंने कहा है, या फिर से एक बार जो ये कह गए शिक्षा मंत्री हमारे, वो सिर्फ बयान नहीं है, उसके पीछे की राजनीति है। और वो एक ऐसी राजनीति है जिस राजनीति के सहारे मोदी की राजनीति को ब्रेक लगाने की कोशिश है। कैसे है? जहाँ तक हम समझ रहे हैं, आप जहाँ तक हम समझे हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप उससे आगे कुछ सोचिए, क्योंकि सोचना जरूरी है। देखिए, इस पॉलिटिशियन के इशारों को आप समझिएगा नहीं तो इसी तरीके से लूटते रहिएगा, कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए समझना जरूरी है। और अगर हम समझ गए फिर भी लूट ले रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है। मतलब परिस्थिति में भी कुछ होता है ना कि भाई जानते हुए कि सामने जो है मौत निश्चित है, फिर भी परिस्थिति ऐसी आती है कि लोग मौत का गला लगा लेता है, पीछे नहीं भागता है, क्योंकि पीछे की भी परिस्थिति उन्हें रहता है कि पीछे खाई है, आगे समंदर है, जहाँ जाके गिर के देखें जो मिल जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पता नहीं हो कि हमारे पीछे खाई है और हमारे आगे समुंदर है, तब तो अपनी खेत में, हम लोग कहते हैं ना कि अपनी खेत में प्राण चले जाने बात है। इसलिए राजनीति को समझिए जरूर। जिसको वोट करना है वोट करिए, लेकिन जिसको आप वोट करने जा रहे हैं ना, उसकी राजनीति को जरूर समझिए, क्योंकि राजनीति नहीं समझिएगा और जब आपका मोह भंग होगा ना, तो आप उसके प्रति एक अलग तरीके का घृणा आपके मन में पैदा हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा उसके प्रति, बदला का भाव लेने का मन, क्योंकि आपके पूरे इमोशन के साथ वो आदमी खिलवाड़ कर लिया। इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो जरा आप सुन लीजिए चंद्रशेखर का वो बयान जो रामचरितमानस पर किया था, फिर चंद्रशेखर का ये बयान जो उन्होंने मोहम्मद साहब को लेकर दिया है, और जगतानंद सिंह का तिलक पर बयान। इस तीनों बयान को जरा सुनिए और गौर से सुनिए, एक एक शब्द को आप सुनिए। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार को किस तरीके के लेबोरेटरी बनाया जा रहा है।
तो पहले जरा तीनों सुन लीजिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा, पता नहीं प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कर दिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो, जिसकी इजाजत तो खुदा नहीं दी। भारत गुलाम किसके समय में हुआ? किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई गोली ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? 3 जगह बंद, अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है निर्माण संघाई लोग। मंच पर बैठे वाले हमारी महिलाओं, हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? तो आपने सुन लिया, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि ये कोई अचानक कही गई बात नहीं है। ये पूरी तौर पर समझदारी के साथ कही गई बात है। शिक्षा मंत्री कहां बोल रहे हैं? जन्माष्टमी के मौका पर। जगदानंद सिंह कहां बोल रहे हैं? बीजेपी के बारे में, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। क्यों बोल रहे हैं, यही समझने की जरूरत है। देखिए, एक राजनीति इस देश में जो चली है, धर्म की राजनीति भी इस देश के मिजाज में है, और जाति की राजनीति ये आज की राजनीति है। ये कोई नई राजनीति नहीं है अपने देश की मिजाज, क्योंकि अपने देश में जाति जैसी कोई नई ये व्यवस्थाएं नहीं रही हैं कभी। अगर वर्ण व्यवस्था भी जो है, कोई जाति आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं रही है। बाद के दिनों में वो जाति में परिणत हो गया, और उसको धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते आज़ादी के आंदोलन के दरमियान जातिवादी व्यवस्था को लेकर एक नई तरीके की चीज़ें देखने को मिली। एक नया शक्ल लिया इस देश में राजनीति का कि भाई हमारा अधिकार होगा, हम कुआं पर जाएंगे, हमारा अधिकार होगा मंदिर में जाने को लेकर। जो हमें धर्म की राजनीति रोक कर रखा हुआ था, और फिर चीजें चलनी शुरू हो गई। कांग्रेस का शासन आया, उस शासन में गांधी का जो विचारधारा था, या गांधी जिस तरीके से सामाजिक सुधार को लेकर जो उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रयोग को संविधान में अम्बेडकर ने लागू किया। छुआछूत जैसे बीमारियों को खत्म करने के लिए जो मानव का स्वभाव में था, दलितों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए, दलितों को उत्थान हो इसके लिए रिजर्वेशन की बात, ये सारी बातें जो हैं ये आधुनिक भारत का ये चीज़ें हैं। मतलब पुरानी भारत में इसकी कोई भूमिका नहीं रही। और ये आधुनिक भारत में जो चीज़ें स्थापित की गई, जो सामाजिक ताना बाना में काफ़ी पीछे छूट गया था, धर्म काफ़ी कूट गूट से भरा हुआ था। ऐसा नहीं कि उस समय में बाकी पिछड़े लोग नहीं थे, लेकिन धर्म इतना मजबूत था कि बहुत सारी चीज़ें को हिलाना डुलाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो हिला डुला। लेकिन आज़ादी के 70-75 वर्ष आते आते एक बार फिर धर्म की राजनीति उसी गहराई के साथ देश में फैलनी शुरू हो गई है।
और इस बार कैटेलिक एजेंट जो उत्प्रेरक चीज, देखिए कि दो चीज़ों की प्रतिक्रिया को अगर तेज करना हो तो उसमें उसको जो रासायनिक तत्व मिलाया जाता है उसको उत्प्रेरक तत्व कहा जाता है। कैटेलिक एजेंट केमिस्ट्री में बहुत प्रयोग होता है उसका। तो उस कैटेलिक एजेंट के रूप में हिंदू मुसलमान को भी जोड़ दिया गया और इस वजह से जाति की जो गोलबंदी थी, सामाजिक न्याय के नाम पर जो जाति की गोलबंदी हुआ करती थी, वो गोलबंदी कोई मंडल आयोग के बाद ही नहीं शुरू हुआ। पूरे देश में कांग्रेस को चुनौती अगर किसी आइडियोलॉजी ने सबसे पहले दी तो वो आइडियोलॉजी जातिवादी आइडियोलॉजी थी, पिछड़ावाद ही था। सोशल जस्टिस ही उस आज़ादी को नाम दिया गया और वहाँ भी वो आज़ादी अगर आप बात करें तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ ही था। मतलब उस दौर में, कांग्रेस के दौर में भले ही सत्ता में अंग्रेज की जगह पर नेहरू आ गए, लेकिन ब्राह्मणवाद उस सरकार में भी मौजूद रहा, ब्राह्मणों को तवज्जो उस सरकार में भी मिलती रही। तो बाकी जो जाति थे वो जाति अपने तरीके से गोलबंद होने शुरू हुई और बीपी सिंह अंत में जो दिक्कत है ना, घी का घड़ा को उड़ेल देना, घी के घड़े को उन्होंने उड़ेल दिया। मतलब ब्राह्मणवादी जो राजनीति था उस पर उन्होंने आखिरी किल ठोक दी और वो किल ऐसा ठुका कि 91 के बाद आप गौर करेंगे तो जो ब्राह्मणवादी चेहरा थे या ब्राह्मण जो राजनीति में जिस तरीके से मजबूती के साथ डटे हुए थे, वो एक से एक किला ध्वस्त होता चला गया। कोई वो चेहरा, उसके बाद भी कई नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने, लेकिन वो चेहरा ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद का प्रतीक नहीं था। वो सारी चीजें बदली। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, एक से एक लोग मुख्यमंत्री बने, विनोदा नारायण झा, सारे युग खत्म। आज की तारीख में बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ कभी ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी आपको गिनती के सांसद और एमएलए आपको मिलेंगे, लेकिन स्वरूप बदल गया। वो जो ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण जाति से आइडेंटिफाई हो रहा था, वो ब्राह्मणवाद अब पिछड़ों के सहारे आइडेंटिफाई होने लगा है। मतलब जैसे मोदी का नाम लीजिए ना, मोदी अपने आप को अति पिछड़ा करते हैं, लेकिन वो तमाम बिंदुओं पर वो ब्राह्मण की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिसको ब्राह्मणवाद के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में जातिवादी राजनीति करने वाले के पास बचता क्या है? आखिर जातिवादी राजनीति अपने लोगों को कैसे गोलबंद करेगा? क्योंकि बीजेपी तो गांव-गांव में शिव चर्चा और करके, सत्यनारायण भगवान का पूजा करके, जो दलित, जो पिछड़ा जाति जिसको भगवान से दूर रखा गया था, अब सबसे ज़्यादा वही भगवान 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 कर रहा है। बाकी कम काम जो शास्त्री टाइप का जो पर्चा निकालने वाले गुरुजम है वो कर दिए हैं। एक अलग तरीके का हिंदुत्व का उत्थान, पुनरुत्थान आप कह सकते हैं, समाज में होना शुरू हो गया और उसका अगुआ झंडा लेके पिछड़ी जाति के लोग आगे दौड़ रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि उनका जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं या समाज में जो उनकी जो हैसियत है आज भी वही है। वो है, उस हैसियत में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक अलग तरीके के हिंदुत्व के सहारे उन्हें जोड़ने की कोशिश हुई है और उसमें बीजेपी और संघ सफल रहा है। तो ऐसे में ये जो जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं या लोहियावादी समाजवादी जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो अपने वोटर को कैसे जोड़ेंगे? तो जब तक उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे जिस वजह से ये कभी गोलबंदी हुआ करता था, मतलब तिलक का प्रतीक ब्राह्मण, उसका विरोध करना है, उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। उसी तरीके से रामचरितमानस और मनु स्मृति की चर्चा कर सनातन धर्मावलंबियों को लेकर जो बातें चलाई जा रही है उस पर हमला बोली। सनातन मतलब फिर से वही वर्ण व्यवस्था, वही जाति व्यवस्था, हमको वहीं रखना, छुआछूत वहीं रखना चाहता है। यही ये व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है संघ और बीजेपी का, और मोदी उसी का मुखौटा है। ये बातें अब समाज में चलाई जाने लगी है। और मोहम्मद साहब के बारे में जो बातें कही गई उसको गौर से अगर आप सुनिएगा, गौर से सुनिए, देखिए ये निर्णायक लड़ाई है।
जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों को भी पता है कि ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई अगर तो 24 हारे तो फिर सारी चीज़ें देश की खत्म हो जाएगी, ये उन्हें भी पता है। इसलिए तमाम ऐसी चीज़ें जो समाजवादी स्कूल से बाहर निकला है, वो सारे प्रयोग आपको 2024 से पहले इसी तरीके से दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये जो प्रयोग है ना, उस प्रयोग को समझिए कि तिलक और रामचरितमानस, मोहम्मद साहब की जो चर्चा इन दिनों तेज हुई है, उसके पीछे वजह क्या है। बस ये जो धर्मवादी राजनीति है उस पर कैसे ब्रेक लगाया जाए, कोशिश यही है। और इस कोशिश में और बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है।